हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ पर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारी क्लासेस में आपको एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और इंटरव्यू, साथ ही साथ हिंदी स्टैंड शॉर्ट हैंड की चीज़ें क्लासेस भी मिलती हैं। बिना समय गवाए, देखिए भाई, मेरा टारगेट ये रहता है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी क्लास में इधर उधर की फालतू बकवास नहीं होती है। सिर्फ अप टू द मार्क और एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात होती है। जैसा एग्ज़ाम का पॉइंट है, जैसा एग्ज़ाम का टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ही बात होती है, फालतू के प्रमोशंस वगैरह नहीं। ध्यान रखेंगे, टारगेट करने वाले हैं हम लोग एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी को टारगेट करेंगे। 2024 एग्ज़ाम है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को हम लोग, पेपर सेट को हम लोग देख रहे हैं। और आज सेट नंबर कितना है? 09। आज सेट नंबर 9 है। इससे पहले कंटिन्यू सीरीज़ आ रही है पर डे। डेली आपको मिल रहा है, डेली आपको रात को 9 बजे पेपर सेट अपलोड हो जाता है एसएससी स्टेनो का। तो आप तैयार रहें, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं फास्ट तरीके से मैं रिवीजन आपको करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो की शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द न्यूली वेड कपल द न्यूली वेड कपल हैज़ बॉट अ न्यू हाउस इन द दिल्ली। अब थोड़ा सा देख लीजिए, पहले फॉर्मूला मैं आपको बता दूं ये कैसे काम करेगा। आपको एक्टिव वॉइस में ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में हैज़, हैव और प्लस V3 आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या रखना पड़ेगा? हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3, ये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हैज़ आ रहा है, ये V3 आ रहा है। हैज़ आ रहा है और क्या आ रहा है? V3 आ रहा है। तो जब आप पैसिव ऑर्डर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे वाज या वर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे वाज बॉट आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। आपको यूज़ करना पड़ेगा हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें भी देखना पड़ेगा आपको क्या क्या दिया हुआ है। द न्यूली वेड कपल, ये तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में जाता है। और ऑब्जेक्ट अ न्यू हाउस इन दिल्ली, ये कहाँ पर आएगा? ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो शुरू करें। अ न्यू हाउस इन दिल्ली, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे अ न्यू हाउस एक ही हाउस है, तो हैज़ आना चाहिए। यहाँ पे हैव दे रहे हैं, फोर्थ वाला गलत हो गया। सेकंड वाला ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। और 2 में आपको क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बतानी है। अर्पिता एंड बरखा वेंट फॉर जुम्बा क्लासेस दीज डेज। देखिए, कभी भी दीज डेज आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। यहाँ पे कौन सा टेंस लगा हुआ है? पास्ट टेंस। इसको हटाकर अर्पिता और बरखा प्लूरल नंबर है, इसलिए आएगा आर, और वेंट का हो जाएगा गोइंग। क्यों करेंगे? क्योंकि दीज डेज कभी भी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सीधा से एक ट्रिक है, मैं बताऊं। एक्यूज्ड के बाद में ऑफ आता है, यहाँ पे फॉर लगा है, गलत है। यहाँ पे इन लगा रखा है, ये गलत है। एक्यूज ऑफ, ये दोनों का भी होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर एक्यूजिंग फॉर दिया हुआ है, गलत है। देखो, बीन के बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो सही है। यहाँ पे बीन के बाद में अगर मैंने ये लगाया फोर्थ फॉर्म आईएनजी, ये गलत हो जाएगा। मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्योंकि देखो, एक्यूज्ड में कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म, वही रिक्वायरमेंट है हमको, तो एक्यूज्ड ऑफ हो जाएगा आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले में क्या पूछा गया है? आपको बताना है सिनोनिम। क्या बताना है? सिनोनिम। स्टूडेंट शुड बी सिंसियर इन देयर स्टडी। अब सिंसियर का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। सिंसियर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और अच्छे से काम करता है। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें तथ्य हों। किसी चीज़ पे क्या कर सकते हैं हम? सबूत के तौर पे अगर हम काम करते हैं तो इसको बोल सकते हैं तथ्यात्मक। ठीक है। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। ठीक है। और लेजिट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो? वैलिड हो। नेक्स्ट है लिटरल। लिटरल का मतलब क्या होता है? शाब्दिक, यानी जिसमें शब्द हो, वर्ड हो जिसके अंदर। ठीक है, फुल ऑफ वर्ड्स। अभी देखिए, वो व्यक्ति क्या अपनी पढ़ाई के प्रति क्या होता है? हम लोग क्या होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति? सीरियस होते हैं। सीरियस का मतलब क्या? ईमानदारी से पढ़ते हैं। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको क्या बताना है? एक सेंटेंस अंडरलाइन कर दिया गया, उसका मीनिंग आपको बताना है। द लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट आर केप्ट देयर इन द टेबल।
तो देखिए भैया कि जो गेस्ट की जो लिस्ट है, मेहमानों की जो लिस्ट है वो टेबल पर रखी हुई है। देखिए कभी भी कोई चीज़ अगर किसी के ऊपर रखी होती है इस ऑप्शन में तो ऑन आता है। जैसे ये बुक है, मान लीजिए एक बुक है टेबल के ऊपर रख दी तो मैंने क्या आएगा, ये ऑन आएगा। तो टेबल के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट को रख दिया है। देख लेते हैं भैया क्या आंसर लगाओगे, एक बार आप बताइए। वेडिंग लिस्ट कैप्ट देयर ऑन। अच्छा, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे द आ रहा है, ये लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट आर आ रहा है। इसका कनेक्शन इससे बनेगा, पहले वाले नाउन से कनेक्शन बनता है। ये नाउन 1 है बेटा और ये नाउन 2 है। तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ आर तो आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर लगा हुआ है, ये भी कैंसिल हो गया। देयर इन तो कभी आएगा नहीं, टेबल के लिए हमेशा ऑन आता है। तो देखिए वेडिंग गेस्ट, द लिस्ट ऑफ वेडिंग गेस्ट, आर की जगह पे क्या आएगा बेटा, इज आएगा, कैप्ट देयर, और ये जो इन द टेबल नहीं होगा, क्या होगा, ऑन द टेबल। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। 6 पर आ जाइए। 6 में करना क्या है, 6 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले कुछ चीज को देखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विल बी। अगर आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आपके पास में विल आता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वुड में कन्वर्ट होता है। इस चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हम बना रहे हैं। द टीचर रहेगा, सैड की जगह पे सैड रहने वाला है, सैड सैड सैड। आस्क्ड नहीं, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क आता है इन्वर्टेड कॉमा में तो हम आस्क्ड का यूज करते, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो हटा दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आ गया, दैट आ गया, दैट आ गया। यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे विल बी है, यहाँ पे वुड भी है। अब इसको होल्ड करके रखेंगे, चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे विल भी आ रहा है तो सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका गया। अब क्या बचा, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या आ रहा है, वुड बी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आ रहा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड ऊपर भी दिया है, ये भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ ठीक है, ये ठीक है। अब टुमारो के लिए क्या होता है बताइए, टुमारो को चेंज करते हैं ना। टुमारो का क्या टुमारो रहेगा, नहीं, उसमें चेंजेस आएंगे कुछ। क्या चेंजेस आएंगे, द डे आफ्टर। टुमारो का क्या बनता है बेटा, द डे आफ्टर। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। श्रेया प्रेफर्स आइसक्रीम। भैया सुनो, ये रट्टा लगा लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं, कोई निंजा टेक्निक नहीं। हमेशा प्रेफर्स के साथ में क्या आता है, TO2 आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है। कुछ नहीं कर सकता हूं मैं इसमें, कॉपी पेस्ट याद करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर। 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है जो वर्ड ब्रैकेट के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग अ डैश नरेटिव फ्रॉम द राइटर अबाउट द चाइल्डहुड। इंटेलिजिबल। अब इंटेलिजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो इसको हम समझ सकते हो, जो काफी समझने योग्य हो, अंडरस्टैंडेबल, कैसी हो जिसको समझा जा सकता हो, ठीक है। लूसिड का मतलब होता है क्लियर यानी स्पष्ट, रिटन लिखा हुआ। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। डिसऑर्डरली मतलब क्या हो, जो मतलब जो इधर उधर फैला पड़ा हुआ हो, अस्त व्यस्त हो, अस्त व्यस्त, ठीक है, कोई चीज़ इधर उधर फैली पड़ी हुई हो। तो देखिए सिनोनिम आपको बताना है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेखक मेरे जो चाइल्डहुड की जो स्टोरी है, बचपन की कहानी है, उसको स्पष्ट रूप से बताए, यानी क्लियरली बताए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लूसिड। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हमको समझ में आए। ऑप्शन नंबर 1। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा। 9 वाले में आपको एक्टिव टू पैसिव जाना है। पहले फॉर्मूला देखिए, अगर आपके पास में इज एम आर के साथ में फोर्थ फॉर्म है, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे बेटा क्या करोगे, इज एम आर, और यहाँ पे ये जो फोर्थ फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीइंग में, फिर आ जाएगी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म आती है। अब शुरू हो जाइए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कार इज बीइंग ड्रिवन। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है पैसिव वॉइस। क्या दिया हुआ हमको, पैसिव वॉइस दिया हुआ, हमको बनाना है एक्टिव वॉइस। ये जो द कार है ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास में, इज बीइंग ड्रिवन बाय अ यंग मैन। अ यंग मैन हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट। जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। अ यंग बॉय लगभग सभी में दिया हुआ है। अब आप तो ये देखिए कि इज एम आर जब इसमें दिया है तो इज एम आर में ही आंसर होगा। यहाँ ड्राइव्स आ रहा है, फोर्थ वाला गलत हो गया। यहाँ वाज आ रहा है, ये भी गलत हो गया।
यहाँ हैज़ आ रहा है, गलत है। यहाँ इज़ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है ड्राइविंग। दिया गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नंबर 10 पर। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेटा, वो एक स्टोरी अरेंजमेंट से रिलेटेड है। आपको पैराग्राफ को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसको पैरा जंबल या जंबल भी बोला जाता है। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस है, यानी ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा है। बीच में आपको डब्बों को अरेंज करना है कि ये कौन कौन से डब्बे हैं। तो शुरू हो जाइए। फर्डिनेंड वर्बिस डिजाइन द फर्स्ट वर्किंग स्टीम पावर्ड व्हीकल इन द चाइना इन 1672। देखिए, स्टीम मतलब भाप से चलने वाले वाहनों का निर्माण किया गया था। और फर्डिनेंड वर्बिस क्या थे? उन्होंने डिज़ाइन किया था पहला भाप से चलने वाला आ, भाप से चलने वाली मशीन या भाप से चलने वाला इंजन। फिर इट वॉज अराउंड 65 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर द चाइनीज एम्प्रर। ये क्या था? करीब 65 सेंटीमीटर लंबा था चाइनीज एम्प्रर से। लॉन्ग ना 65 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ पे बी को रख, चलिए अगर बी को फर्स्ट मानता हूँ मैं। फिर सी देखिए, निकोलस जोसेफ कॉग्नॉट हैड क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट ऑटोमोबाइल 1769। 1769 में निकोलस ने क्या किया था? एक पहला ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। उसके बाद में आएगा थर्ड वाला, रिचर्ड ट्रेविक्टिक डेमोन्स्ट्रेटेड द फर्स्ट स्टीम पावर रोड व्हीकल। उसके बाद में जो पहला जो सड़क पे चलने वाला प्रॉपर स्टीम पावर से चलने वाला रोड व्हीकल किसने बनाया था? रिचर्ड ट्रेविक्ट ने बनाया था। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में, लोकोमोटिव एक्ट एरा वाज इंट्रोड्यूस अराउंड द 1865। फिर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। मैं आपको आपको इसकी एक ट्रिक बताऊं बेटा। ये जो सेंटेंस है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। पहले 16वीं शताब्दी आएगी, फिर 17वीं शताब्दी आएगी, फिर 18वीं शताब्दी आएगी। तो हमको एक बात तो कंफर्म है कि सी के बाद में पहले सी आएगा और फिर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा। हमको ये बात तो कंफर्म है। अब सारी चीज़ों को आपको सिर्फ ये देखना था कि सी के बाद में ए कब आ रहा है। और देखिए यहाँ पर ए पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ए पहले आ रहा है, यहाँ पे सी बाद में आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए सी पहले आ रहा है, यहाँ पे ए बाद में आ रहा है, ये ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे सी पहले आ रहा है, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी को देखना था। जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे। क्लियर। 11 देखिए, 11 क्या कह रहा है? 11 में आपको जैसे ही वेदर या इफ दिख जाए तो इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। क्या लगा हुआ है? आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब है कि पास्ट टेंस की घटना है। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, इन दोनों को तो आप कैंसिल कर दीजिए। वेदर को हटा के क्या लगाया आपने? इन्वर्टेड कॉमा लगाया। वुड है, वुड किस में कन्वर्ट होता है? विल में कन्वर्ट हो जाता है। वुड किस में कन्वर्ट होता है? विल में कन्वर्ट होता है। तो चलिए ये आ गया विल, विल, विल। अच्छा, विल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे तो केम दिया हुआ है सेकंड फॉर्म, और ये दी हुई है फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। सेकंड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। आप किसका यूज़ करोगे? ऑप्शन नंबर 2 का। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 क्या कह रहा है? आपको ईडियम एंड फ्रेसेस बनाना है और अंडरलाइन सेगमेंट करना है। यू आर वेस्टिंग टाइम बाय आर्ग्यूइंग जस्ट फॉर द शेक ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट हैड टू जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट वी कन्फर्म। देखिए कि आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं और फालतू चीज़ों में इधर उधर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसे पक्ष की तरफ आप बोल रहे हैं कि जिस तरफ पे आपको बोलना नहीं चाहिए। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? कि इधर उधर की बातें करना, मुद्दे की बात ना करना। अवॉइड मेन टॉपिक। मेन टॉपिक पे बात नहीं करोगे, इधर उधर सब बात करेंगे। द डेविल्स इन इट्स डिटेल। देखो इसका मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी बातों में, कोई छोटी छोटी बात हो रही है, छोटी छोटी बात में गड़बड़ होना, छोटी छोटी बात में गड़बड़ होना। ठीक है। अब आ गया थ्रो कॉजन टू द विंड। इसका मतलब होता है लापरवाही ना, केयरलेस। ठीक है, लापरवाही या लापरवाही, केयरलेसनेस, लापरवाही।
प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसे पक्ष में बोलना, मतलब गलत पक्ष में बोलना, है ना? सब लोग उस पक्ष के विरोध में थे और आप उसी पक्ष के साथ में हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी विरोधी पक्ष में बोलना। और लेकिन विरोधी पक्ष क्या है? समाज के हिसाब से गलत है विरोधी पक्ष में बोलना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि अगर कोई मोलेस्ट्रेशन केस होता है, अगर उसके उस केस को अगर कोई वकील लड़ रहा है, तो पूरा समाज क्या उस वकील को जो है कैसे देखता है? खराब खराब नज़रों से देखता है, उसको नेगेटिव वे में देखता है कि ये वकील इसका केस क्यों लड़ रहा है, जबकि दुनिया को मालूम रहता है कि इसने गलत काम किया है। तो वो जो सिचुएशन होती है प्ले डेविल्स एडवोकेट होती है। अभी हमारी जो सिचुएशन है उसमें भी क्या हो रहा है? प्ले डेविल्स एडवोकेट ही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? न्यूटन फाउंड आउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेक्स द एप्पल फॉल। भैया देखो, न्यूटन ने क्या किया था? क्या किया था? ग्रेविटी की खोज की थी। क्या उन्होंने निर्माण किया था? अचानक से उसको ग्रेविटी मिल गई थी? क्या उन्होंने किस आविष्कार किया था ग्रेविटी का? नहीं। उन्होंने क्या की थी? ग्रेविटी की खोज की थी और बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरते हैं। ये फोर्थ थर्ड वाला आपका थर्ड गलत हो गया, फोर्थ भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? 14 पर आ जाइए। 14 क्या कह रहा है? 14 में आपको क्या करना है? सबसे पहले ये वर्ड देखना है, एंटोनिम। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो पोलाइट हो, विनम्र हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है। अनप्रिटेंटियस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी सरल हो, समझने में जो सरल हो, है ना, सिंपल टाइप का बंदा हो। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? कि काफ़ी जो घमंडी टाइप का बंदा हो, हॉटी हो, काफ़ी चिढ़ता हो किसी चीज़ से, है ना, गुस्से में रहता हो काफ़ी, गुस्सैल भी कह सकते हैं। जेनरस का मतलब होता है उदार व्यक्ति जो काफ़ी काइंड हो, विनम्र हो। ठीक है। और हम्बल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र होता है, काइंड। अभी मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो देख लेता हूँ मैं। मुझे इस समय देखना है कि सेंटेंस है पोलाइट, तो इसका उल्टा क्या बनेगा? घमंडी बनेगा, अहंकारी बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। प्लीज़ आप मेरी स्पीड को मैच कीजिए, यही स्पीड आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, घंटों तक एक ही क्वेश्चन को रटते रहो, पढ़ते रहो, अब ये समय रहा नहीं है बेटा, है ना? अब समय गिना चुना रह गया आपके पास में, कुछ 40 टू 45 डेज रह गए हैं आपके पास में, तो बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, तेज़ी से मेरे साथ में रिवीजन करते जाइए। सिलेक्शन 101% होगा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चंस जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ, ये वही उसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या बताना है? इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पे वाज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो अब मैं यहाँ से फॉर्मेशन बनाना चालू करता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है, या फिर डिड आ जाए, तो पेसिव वॉइस बनाते समय आप क्या यूज़ करोगे? वाज, वर, प्लस प्लस क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म, ये आप यूज़ करोगे पेसिव वॉइस। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए कि वाज वर अगर आ रहा है, सर वाज या वर आ रहा है, तो या तो सेंटेंस में, अच्छा इसमें नॉट लगा हुआ है एक्चुअली, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, वाज वर के साथ में नॉट लगा हुआ है, तो ये गारंटी है डिड के साथ में भी क्या आना चाहिए? नॉट। तो बस ढूंढना चालू कीजिए डिड नॉट कहाँ पर आ रहा है। हैव नॉट, ये नहीं होगा। हैड नॉट, ये नहीं होगा। डिड नॉट, यही इसका आंसर होगा। ये डू नॉट है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? 16 पर आइए, 16 कैसे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको देखना है, यहाँ पर आपको एक्टिव टू पैसिव जाना है, और एक्टिव टू पैसिव जाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये जो हैव है, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन, ये हो गया इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जाना है आपको। ये अगर आपके पास में हैज़ या हैव आ जाए, जब आप उसको कन्वर्ट करोगे किस में बदलेगा? वो हैड में बदलेगा। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें रहेंगी, वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, ही सेड, सेड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ही का कनेक्शन किससे है? आई से है। आई की जगह पे क्या आ गया? ही आ गया। ठीक है, ही। अब देखिए, यहाँ हैड आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ पर यहाँ हैज़ आ रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैज़ आ रहा है, गलत हो गया, हैड आ रहा है, ये सब। अब क्या हैड के साथ में यहाँ बीन दिया हुआ है? क्या क्वेश्चन में ऊपर बीन दिया है? क्या नहीं? यहाँ पर हैड के साथ में बीन आ रहा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन 1 गलत है, 2 गलत है। केवल यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे V3 आनी चाहिए हेड के। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ, और 17 क्या कह रहा है?
17 में देखिए ही इज फेमस अबाउट हिज रिसर्च एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स में के क्षेत्र में वो फेमस अबाउट नहीं होता बेटा। फेमस के साथ में अबाउट प्रपोजिशन कहाँ आता है? फेमस के साथ में तो फॉर प्रपोजिशन आता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। प्रपोजिशन चैप्टर का है ये। 18 पर आ जाइए। 18 क्या कह रहा है आपको? अगेन एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताना है। फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिखूंगा आपके सामने। अगर आपके पास में पैसिव वॉइस में क्या आ जाए, वाज या पहली बात तो ये जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप रट्टा लगा लीजिए, बच नहीं सकते हो, आना ही आना है बेटा। ये फॉर्मूला तो आप बच ही नहीं सकते हो इस फॉर्मूले में से, गारंटेड है ये आएगा ही आएगा फॉर्मूला आपके पेपर। देखो वाज आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक और चीज़, बाय के बाद में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो दे दैम है, दैम का क्या बनता है बेटा? दे बनता है। दैम का क्या बनता है? दे। तो यहाँ तो अनाउंसमेंट से शुरू हो रहा है, ये तो कैंसिल करो। सब में दे आ रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। अगर मैं चेक करूँ यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ हैव आ रहा है, अब दे आ रहा है, ठीक है। दे आ रहा है, ठीक है। अनाउंस्ड सेकंड फॉर्म है, अनाउंस सेकंड फॉर्म है, यहाँ तक भी ठीक है। अ विंटर, अ विनर, यहाँ क्या है? द विनर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? आ विनर। ये गलत हो गया। जैसा प्रपोज को आर्टिकल क्वेश्चन में दिया रहता है वैसे ही आर्टिकल आपको आंसर में करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी। ऑप्शन नंबर 19 पर आइए और 19 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 19 अगेन आपसे इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, तो शुरू हो जाइए। पहले तो आपको मालूम है हैज़ हैव। अगर डायरेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें, अगर हैज़ हैव आता है तो वो किस में बदलता है बेटा? हैड में बदल। किस में बदलता है? किस में बदलेगा वो? हैड में बदल। मैं शुरू करूँगा, सारे कंटेंट्स को चेक करूँगा। ही सेड दैट ही वाज आ रहा है, तो वाज तो गलत हो गया, ये तो कैंसिल। दैट ही डिड नॉट का कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी कैंसिल। ही हैज़, क्वेश्चन में भी हैज़ हैव, आंसर में भी हैज़ हैव, ये तो गलत है। एक ही बन रहा है पार्ट यहाँ पे जहाँ हैड में चेंज हो रहा है, यही हमको चेंज करना था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल। क्लियर? क्वेश्चन 20 पर आ जाइए। 20, हर्षा इज द टॉलेस्ट देन ऑल अदर बॉयज इन। तो टॉलेस्ट कभी भी आएगा तो उसके साथ में देन तो आता नहीं है। वो हर्षा जो है अपनी कॉलोनी में, हर्ष जो है, हर्षा लिखा हुआ, हर्षा अपनी कॉलोनी में सारे बॉयज में सबसे लंबा है। तो सारे बॉयज में मतलब ऑल द बॉयज। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 क्या बोल, ही लुक्ड एट मी हैप्पीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। उसने मेरी तरफ कैसे देखा? खुशी से देखा जब मैंने उसको रोका। तो ध्यान से देखिए, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश से, है ना? खुशी से। फिर बनाना क्या है मेरे को? एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, देखिए उसने मुझे खुशी से देखा जब मैंने उसको टोका। अगर मैंने उसको टोका होगा तो क्या खुशी से देखेगा? जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मजाक आपके पीठ पे हाथ मार दूंगा, बोल दो और भाई क्या कर रहा है और कैसा है, ठीक है, क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन आपका खराब हो जाएगा। अगर आपके कंधे पे जोर से लग गई है तो आप भी खींच के एक मेरे में राफ्टा जड़ दोगे, है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा? देखिए हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, पैरेली। सरप्राइजिंगली मतलब किसी चीज़ से आश्चर्यचकित हो जाए। सडनली का मतलब होता है अचानक, और एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से। तो अगर मैं आपको पढ़ते समय इंटरेक्ट करूंगा तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? वहाँ पे सिनोनिम से मतलब नहीं था, वहाँ अप्रोप्रिएट वर्ड रखना था कि वो वर्ड क्या आएगा। अब आपको ईडियम एंड फ्रेसेस बताना है। और देखिए भैया, ये योर फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मी एवरीथिंग, मेरे आपके मित्र ने सब कुछ बता दिया है। अबाउट योर सीक्रेट सरप्राइज, आपके सीक्रेट सरप्राइज के बारे में सब कुछ बता दिया है। दैट यू वर प्लानिंग फॉर द लास्ट 2 वीक, जिससे आप 2 हफ्ते से, पिछले 2 हफ्ते से जिसकी आप तैयारी कर रहे थे। यानी सीक्रेट को, राज को उजागर कर दिया है। क्या कर दिया है? राज को उजागर कर दिया है। तो देखिए माई लिप्स आर सील, मतलब जुबान का सिल जाना, यानी नॉट टू रिवील सीक्रेट, नॉट टू रिवील सीक्रेट यानी राज को उजागर नहीं करना। टू कीप समथिंग अंडर योर हेड, किसी चीज को अपनी टोपी के अंदर छिपा लेना, यानी कीप सीक्रेट। है, जैसे एक जादूगर होता है, जादूगर अपनी टोपी के अंदर बहुत सारी चीजों को छिपा के रखता है। स्पिल द बीन, टू रिवील सीक्रेट यानी राज उजागर कर देना। स्पिल द बीन।
और बिहाइंड क्लोज डोर यानी इसका मतलब होता है कोई काम क्या किया जाए, पर्दे के पीछे किया जाए। पर्दे के पीछे काम करने का मतलब क्या होता है, समथिंग डन सीक्रेटली, समथिंग डन सीक्रेटली, कोई चीज़ ऐसे की जाए बिल्कुल मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं लगे, ऐसी कोई चीज़। अभी हमको क्या चाहिए, बोला गया है कि मैं 2 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा था, जैसे मैं 2 हफ्ते से कुछ प्लानिंग कर रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा था, और आपके किसी एक दोस्त को पता चल गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसने आपको एग्जाम से पहले ही बता दिए। ने क्या कर दिया, टू स्पिल द बीन, राज उजागर कर देना, ऑप्शन। बेटा ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला इडियम एंड फ्रेज, प्लीज उसको स्टार कर लीजिए। अभी एसएससी स्टेनो सॉरी एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ तब भी आया है, सीएचएसएल सॉरी एसएससी एमटीएस में भी आया, एसएससी सीजीएल में भी ये आया है क्वेश्चन, और ये अब आपके पेपर में भी देखने को मिला है 2023 है ना। अगला देखिए नेक्स्ट 23 वाला क्या बोल रहा है, 23 में वर्ड दिया हुआ है एंग्विश। अब एंग्विश का मतलब क्या होता है, कोई पीड़ा होना, कोई दर्द होना, ठीक है, पीड़ा या दर्द होता है, दुख दर्द होता है। पेन का मतलब क्या होता है, दर्द होता है। एक रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कोई चीज पूर्ण रूप से वो संपूर्ण एंटायर। गेन का मतलब होता है हमेशा लाभ होना किसी चीज। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना यानी। अभी क्या हो जाएगा, एंग्विश मतलब पीड़ा है, सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया, जो वीडियो जो मैंने ईडियम एंड फ्रेसेस का था पूरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पर यूट्यूब पर। आइडियम एंड फ्रेसेस और बाकी सारी वॉकैब का जो पीडीएफ फाइल भी पड़ा हुआ वो मेरा टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से इंपॉर्टेंट 200 सिनोनिम 200 एंटोनिम्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। 24 क्या कह रहा है, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी ये लाइन है, कॉपी के अंदर लाइन बनी हुई है, इस लाइन के बीच में कुछ भी लिखा हुआ उसको पढ़ना, यानी गूढ़ बात को पढ़ना, छिपे हुए रहस्य को पढ़ना। क्या होता है, छिपी हुई बात को पढ़ना। तो मिसअंडरस्टैंड अ मैसेज, मैसेज को ना समझना नहीं। रीड अ पोयम, एक पोयम को पढ़ना नहीं। रीड टेस्ट इज एन अननोन लैंग्वेज, एक अजनबी भाषा के टेस्ट को पढ़ना नहीं। लुक द इम्प्लाइड मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, कोई पुरानी सभ्यता होती है उसके कुछ संकेत होते हैं ना, कुछ भाषा लिखी रहती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके कुछ खास उनके राइटिंग स्किल्स थे, उन राइटिंग स्किल्स को पढ़ना, उनके गूढ़ रहस्य को जानना, वह क्या कहलाएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स। आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए 25 पर आइए, 25 क्या बोल रहा है, आई डेस टू होप दैट ही इज स्टिल अलाइव, मुझे आशा है कि वह अभी भी जीवित होगा। तो टेक टू, टेक के साथ में आई टेक टू होप नहीं होगा, होल्ड टू होप नहीं होगा, क्लिंग टू, क्लिंग के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है, टू आता है। क्लिंग टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से चिपके रहना, मतलब वो आशा से चिपका, मतलब आशा मतलब वो क्या है कि उसने अभी तक आशा की डोर नहीं छोड़ी है, उसको अभी भी आशा है कि वह अभी भी जिंदा होगा। और ग्रैब का मतलब क्या होता है, हासिल करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 26 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है, किसी चीज का एंटोनिम बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज का विस्तृत होना, क्या होता है, किसी चीज का विस्तृत। कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण यानी कि होल। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मतलब हमारे पास में होता है इंटायर। अच्छा चलिए एक मिनट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखो भाई मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब मैंने एंटायर बताया था, ये नहीं होगा बेटा, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। रीस्ट्रेन का मतलब कंट्रोल होता है ना। रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो बेटा ये याद रखना है आपको पेपर के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैं जल्दबाजी में मेरे से गड़बड़ हो गई, अब जब दूसरा वर्ड आया तब मेरे को याद आया। यहाँ पर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, एंटायर निकले, ठीक है। अब थ्रू का मतलब होता है के जरिए। सुपरफिशियल का मतलब क्या था, कोई चीज़ क्या ऊपर ही ऊपर हो, सतही हो, अंदर डीप डिटेल में ना हो। तो देखिए सर ने हमको कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाया, सर ने हर पॉइंट का डिटेल बताया, सर ने 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। उसके बाद में सर आपने तो हमको डिटेल में पढ़ा दिया, लेकिन सर मैंने लास्ट टाइम पे ऊपर ही ऊपर से रिवीजन कर लिया, यानी सतही। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है, देखिए
आई आस्क्ड टू माई ब्रदर टू, अरे भैया आस्क्ड के बाद में टू लगा रहे हैं, पर माई ब्रदर टू ऐसा तो होता नहीं है, आस्क्ड के बाद में पहले ऑब्जेक्ट आता है फिर आप टू लगा सकते। तो यहाँ पर अगर प्रॉपरली अगर मैं मैनेज करूँ तो ये देखिए माई ब्रदर क्या है, ऑब्जेक्ट, ये अननेसेसरी आ रहा है, ये वाला टू नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। क्लियर। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, और 28 किस तरह के किरदार को बताएगा उसको देख। 28 में मैं शुरू करता हूँ सीधा ऑप्शन से। इफ, सॉरी यहाँ पे सी आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे, तो सेंटेंस की शुरुआत आपकी या सी से होगी या बी से होगी, ये आपको देखना है। ठीक है। इफ अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट द डिमांड ऑफ द डॉलर एक्सीडेड द सप्लाई। भैया अचानक से इन्होंने बोल दिया कि कंपनी के अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ जाए तो डिमांड और सप्लाई में कुछ अंतर आ जाएगा, लेकिन पहले पता तो चले किस चीज़ की डिमांड और सप्लाई की बात की जा रही है। वो देख, द वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपीज रिलेटेड टू द यूएस डॉलर इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ से सही समझ में। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बारे में चर्चा हुई है। एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब कोई नाउन पहली बार आता है तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन वही नाउन जब बार बार आता है, जैसे डिमांड वर्ड दोबारा आ रहा है, सप्लाई वर्ड दोबारा आ रहा है, तो इससे पहले किसका यूज़ किया जाएगा, दा का यूज़ किया जाएगा। इसलिए सी से तो मैं सेंटेंस शुरू करूँगा बी वाले पार्ट से। तो पहले बी आ गया। बी में बोला गया है कि अगर डिमांड और सप्लाई पता करनी है, इंडियन रुपी की जो डिमांड और सप्लाई यूएस डॉलर से पता चलती है। अब आएगा डी, व्हेन द यूएस डॉलर इज स्ट्रॉन्ग डिमांड, जब यूएस डॉलर की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है, द इंडियन रुपी फॉल्स इन, भारतीय मुद्रा की क्या होती है, जो वैल्यू गिर जाती है, एंड वाइस वर्सा। और ऐसा ही अपोजिट भी होता है, यानी कि जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो रुपया गिर जाएगा, और जब उसकी डिमांड कम होगी तो रुपया बढ़ जाएगा। अब आ जाइए सी, इफ इंडिया इम्पोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट, अगर इंडिया क्या करे, निर्यात से ज़्यादा आयात करे, द डिमांड ऑफ द डॉलर एक्सीड द सप्लाई, डिमांड जो डॉलर की होगी वो सप्लाई से ज़्यादा, एंड द डोमेस्टिक करेंसी सच एज इंडियन रुपी डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, और डॉलर के मुकाबले क्या हो जाएगा, भारतीय रुपया। नंबर 4 आ जाएगा, द रुपीज रिसेंट डिक्लाइन इज प्राइमरली ओइंग टू द हाई क्रूड ऑयल। अभी देखिए जो रुपया है वो गिर रहा है, उसका कारण क्या है, क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम है, अ स्ट्रॉन्ग डॉलर एब्रॉड एंड इंटरनेशनल कैपिटल आउटफ्लो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। क्लियर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बेटा, प्लीज इसको स्टार कीजिए ये वाले क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली एक विद फॉर्मूला आपको बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे बच्चे को अटकना है, सबसे ज़्यादा बच्चा इसी क्वेश्चन पे अटकेगा और कहीं नहीं अटकने वाला। तो पहले मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ, इस फार्मूले को आप अपनी कॉपी में प्लीज़ बना लीजिएगा। देखिए हु किस में बदलता है बेटा, बाय हु में। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, वाज या वर। वाज या वर के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में यहाँ रखा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाते हुए सीधा ऑब्जेक्ट लिखा। फिर आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो होता है अदर वर्ड, अगर कुछ बचेगा तो वो कहलाएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड आ भी सकता है। हु ये रहा, हु का बदलता है बाय हुम में, यहाँ इंग्लिश है गलत, अब बाय हुम आ रहा है इसको अभी होल्ड करके रखेंगे, केवल हु आ रहा है ये गलत, अब बाय हुम आ रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको किस तरीके से बनाना है और आपका आंसर कैसा होगा। अगर मैं फोर्थ वाला देखूँ, बाय हुम वाज यू, ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में यहाँ वाज आ सकता है, यू के साथ में कभी वाज आता है क्या, नहीं आता है, गलत। ठीक है। अब थर्ड वाला, सेकंड वाला देखिए कैसे बना, हु टॉट। ठीक है, हु टॉट यू इंग्लिश, देखिए ये यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ही। अब इन लोगों ने क्या किया है, ये इंग्लिश को मान लिया है मेन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को क्या माना है इन्होंने, मेन ऑब्जेक्ट माना। बाय हुम आ गया सर, बाय हुम। वाज या वर का फैसला किसके अकॉर्डिंग हुआ, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वाज आ रहा है, दिया गया सेंटेंस यहाँ तक करें। अब क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब क्या बचा था, ये यू बचा हुआ था, इस यू को हम डायरेक्ट ना लिखते हुए इससे पहले एक टू प्रेपोजिशन का यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के कनेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब 30 पर आ जाइए, 30 क्या कह रहा है,
ऑल्दो ही इज काम पर्सन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वह शांत रहता है ज़्यादातर समय पे। ही ओकेशनली लूजेस, कभी कभार वो क्या करता है, अपना आपा खो देता है। ज़्यादातर तो शांत रहता है, तो काम का मतलब शांत होता है। एनजाइटी का मतलब चिंता होता है, ये नहीं होगा। एंगर का मतलब गुस्सा होता है। लूज हिज टेम्पर का मतलब क्या होता है, आपा खो देना। क्या होता है, उस काबू से बाहर हो जाना, यानी गुस्सा हो जाना का। 31 पर आ जाएगा। In order to attract the new readers and increase sales, the publisher of the Stephen Hawking book have asked a few scientists to rewrite some of his book and then अच्छा, स्टीफन हॉकिंग्स ने ये कहा, पब्लिशर से बोला कि कुछ ऐसे रीडर्स हैं जो क्या है, साइंस को तो मतलब साइंस की गहरी नॉलेज तो नहीं रखते हैं, लेकिन वो साइंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे हम गहरी नॉलेज नहीं रखते हैं साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर मेरे को डीप डिटेल नहीं पता है, लेकिन फिजिक्स से जो मैजिक होते हैं उसमें बड़ा मजा आता है ना। तो यही चीज क्या बोल रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स ने। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो उन्होंने बोली है डम्ब देम एंड डाउन सो दैट द नॉन साइंस रीडर कैन। किताबों को ऐसे पब्लिश किया जाए कि जिससे जो नॉन रीडर हैं वो भी उसको समझ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 32 पर आइए। 32 में क्या करना, इस वाले स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे भैया, मैं बना रहा हूँ ध्यान से, आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। ये एसएससी के पसंदीदा फॉर्मेशंस हैं जो ये बार बार पूछता है एसएससी एग्ज़ाम। आप कोई भी पेपर दीजिए एसएससी का फॉर्मेट का, ये फॉर्मूले आपको ज़रूर टकराने, और खासकर एसएससी स्टेनो जैसे एग्जाम में उनको तो सब कुछ पूछ। देखिए विल बी आ रहा है, यानी दूसरे वाले कंटेंट में विल बी आ रहा है, ठीक है। बी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले क्या आना चाहिए, इफ। सर इफ आ रहा है। इफ के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, सर इट आ रहा है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखिए विल आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे विल आ रहा है, ये भी नहीं आना। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग किस तरीके से ये लोगों ने सेट किया हुआ। इफ इट विल रेन आई विल बी ऑन लीव। अगर कल वर्षा होती है तो मैं घर पे रहूंगा, मैं छुट्टी पे रहूंगा। अगर मैंने यहाँ डज नॉट लगाया ना, तो मीनिंग क्या होती है, अगर कल वर्षा नहीं होती है तो मैं छुट्टी पे रहूंगा, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है, अगर कल वर्षा होती है तो फिर मैं छुट्टी पे रहूंगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। क्लियर। 33 पर आइए, और 33 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है। 33 में लिखा हुआ है शी कांट कम फॉर द लंच विद यू। वो आपके साथ लंच पे नहीं आ सकती है। शी विल डू सम ट्रेनिंग इन द जिम। आपके साथ लंच पे नहीं आती है, वह कुछ ट्रेनिंग करे। देखिए वह आपके साथ लंच पे नहीं आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है, उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं चेंज करके बता देता हूँ। आपको करना पड़ेगा शी सॉरी, शी विल बी डूइंग सम ट्रेनिंग। आपको ऑप्शन नंबर 3 टिक करना पड़ेगा, है ना। शी विल डू नहीं, शी विल बी डूइंग सम ट्रेनिंग इन द जिम। वह आपके साथ लंच पे नहीं आ सकते क्योंकि वह इस समय क्या कर रही होंगी, कुछ ट्रेनिंग कर रही होंगी जिम में। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब शुरू हो जाइए भैया। देखिए हमको क्या बनाना है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है, तो फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अगर हैड प्लस V3 आए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, हैड बीन प्लस V3। एग्जाम में एक्चुअली हो क्या रहा है, ज़्यादातर पैसिव वॉइस क्वेश्चन के रूप में आ रहा है, हैड बीन प्लस V3 आ रहा है। आप इसको किसमें बताएंगे, एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। एक्टिव वॉइस विल आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे हैज़ आ रहा है, गलत है। अब बेक्स आ रहा है, गलत। यहाँ पे देखिए हैड आ रहा है, V3 आ रहा है, दिया गया सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। देखिए मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है भैया, है ना। इतना एक लाइक का तो मैं हकदार हूँ बेटा, इतना तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। तो प्लीज़ बेटा लाइक करिए। कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, सर मेरे को वो नहीं चीज़ मिला है, सर मेरे को ये नहीं आया। तो जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या आपको ज़रूरत है, कि किस तरीके से कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरे को नहीं पता चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के। चलिए बढ़ते हैं भैया अब आगे की तरफ। क्या दिया हुआ है, बोला गया है नो वुमेन वुड बी प्लीज्ड इफ़ यू सैड शी डिड नॉट नो द डिफरेंस इन गुड बैड ड्रेसिंग। कोई भी महिला कभी भी खुश नहीं होगी अगर तुमने बोला कि तुमको अच्छी और बुरी ड्रेसेस के बीच में अंतर नहीं पता है। तो दो ड्रेसेस आ रही है ना, दो दो लोगों के लिए क्या आता है, बिटवीन, अच्छा और बुरा, बिटवीन गुड एंड बैड। सो दिस विल बी अवर फाइनल। इनटू नहीं होगा,
अमंग दो से ज़्यादा के लिए होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। अब आगे आ जाइए, अब आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। वर्ड है यूनिक। यूनिट का मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी अद्वितीय हो, यानी विशिष्ट हो, अनोखी हो, अनूठा हो, बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो। ठीक है। पहला वर्ड है वेबी। वेबी का मतलब क्या होता है, लहरदार। काइंड का मतलब होता है विनम्र, यानी जेनरस। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट हो, क्या हो, काफ़ी ज़्यादा विशिष्ट हो। डी लगती है ना आपको, डिस्टिंक्शन लगती है, वो यही होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी चीज़ों में कॉमन हो, एक जैसा हो। तो यूनिक का आंसर क्या होगा, सी फॉर कलकत्ता, यानी अद्वितीय, अनूठा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 37 पर आइए। एम एस धोनी वाज डैश विद अ नेचर, एम एस धोनी वाज विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर क्रिकेट। एम एस धोनी के अंदर क्या है, एक नेचुरल टैलेंट है। देखिए, उसको दिया गया है, वो गॉड गिफ्टेड है उसको। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर एक प्रपोजिशन आ रहा है विद प्रपोजिशन हमेशा एंडोड के साथ में आता है। एंडोड का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ दी गई है। तो एम एस धोनी को क्या है, भगवान के द्वारा क्रिकेट का एक टैलेंट है जो उसको दिया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फाउंड नहीं आएगा, ओन नहीं आएगा, इंटरेस्टेड नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। आगे आइए 38 पर। 38 क्या बोल रहा है, लेट देयर बी फ्रेश इलेक्शन द कमिटी प्रपोज्ड। कमिटी ने कहा कि एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पे, कोई वर्ड प्रपोज की जगह अगर सैड वर्ड मिल रहा हो तो हम पहले चेक करें, यहाँ पे कोई सैड आ रहा है क्या वर्ड, वुड प्रपोज्ड, ये नहीं होगा। यहाँ वाज फॉर फ्रेश, ये भी नहीं होगा। सजेस्टेड टू, नहीं बन पाएगा, क्योंकि टू के बाद में ये देयर क्या है, सब्जेक्ट है। टू के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये नहीं बन पाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, यही सही बन पाएगा। द कमेटी प्रपोज दैट द देयर शुड बी अ फ्रेश इलेक्शन। कमेटी ने ये प्रस्ताव रखा कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 39 पर आता हूँ। 39 क्या कह रहा है, 39 में आपको क्या करना है, पेसिव ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पेसिव ऑर्डर बनाना है। और कैसे बनेगा पेसिव ऑर्डर, पहला फॉर्मूला देखिए। अगर आपके पास में हैज़ ऐप के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो पेसिव वॉइस बनाते समय में भी आपके पास क्या होना चाहिए, हैज़ हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये आपके पास फॉर्म है। यहाँ हैज़ आ रहा है, ये आ रही है थर्ड फॉर्म। अब हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म ढूंढना है। यहाँ डिड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ हैज़ आ रहा है, यहाँ बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है। चलिए इसको अभी होल्ड पे करके रख। अच्छा, पर एक चीज़ देखिए, माई पैट्स डॉग, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सर ये प्लूरल नंबर है। ठीक है। यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ पैट्स डॉग आ रहा है, यहाँ बीन आ रहा है, इंजर्ड आ रहा है। इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। यहाँ पर भी हैज़ हैव आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ये गलत है। अब चीज़ देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे माई पैट्स डॉग, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आनी चाहिए ना, यहाँ हैज़ क्यों आएगा, ये गलत है। यहाँ पर आएगा हैव। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए, और 40 क्या कह रहा है, 40 में समझ लेते हैं। 40 वाले में आपको पूछा गया है, आपको बताना है, नरेशन बताना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन से जब आप इनडायरेक्ट जाओगे तो ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास इज एम आर दिया गया है, तो वो बदल जाता है किस में, वाज या वर में बदल जाता है बेटा, वो वाज या फिर वर में बदल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड 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 टोल्ड। ठीक है। मी आ गया, इन्वर्टेड कॉमा बदल गया दैट में। अब इस आई का कनेक्शन किससे, सब्जेक्ट से, रिया से। रिया गर्ल है कि बॉय है, सर गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या आ गया, शी। इज एम आर बदलता है वाज या वर में, यहाँ तो इज है, कैंसिल करिए। यहाँ वाज आ रहा है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे इज आ रहा है, थर्ड वाले को कैंसिल कर। ऑप्शन नंबर 4 में वाज आ रहा है, इसको होल्ड करके रखें। अब सेकंड और 4 में से देखना है आप। आई का कनेक्शन रिया से है, आई एम हैप्पी टू सी यू। अब इस यू का कनेक्शन किससे बनेगा, मी से बनेगा। यू का कनेक्शन किससे बनेगा, मी से बनेगा। तो मैं थोड़ा सा एक टेबल बनाऊं, आई, मी, माई। क्या बनाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू, 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 योर। इन दोनों का ग्रुपिंग बन रहा है, किसका ग्रुप बन रहा है, मी का ग्रुपिंग बन रहा है। तो एक बात कंफर्म है कि यू की जगह पे क्या आना चाहिए, मी आना चाहिए। यू की जगह पे क्या आना चाहिए, मी। देखिए यहाँ पे यू आ रहा है, ये यू उन्होंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया, ये गलत है। इनको चेंज करना था इसको मी के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर।
कभी कभार ऐसा देख लीजिए करे कि अगर क्वेश्चन में और आंसर में वो सेम सब्जेक्ट दिया हुआ था, वो गड़बड़ है, ये ध्यान रखना। ये हमेशा चेंज होते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर, इसकी यही ट्रिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा लगाया हमने, ऑप्शन नंबर 2। लेट मी चेक फर्स्ट, यस आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि कम समय में मैं ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो, है ना, आपको अच्छा रिवीजन मिले, आपका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड को फास्ट रखता हूँ। अगर मैं बिल्कुल ऐसा चलूंगा ना, कछुआ चाल चलूंगा मैं, तो फिर मैंने आपका सिलेक्शन करा लिया कि भैया 1 घंटे के वीडियो में सिर्फ कराए 20 क्वेश्चन, क्या मतलब निकला, है ना। उस स्पीड को भी आप थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, बच्चा दोबारा से रिकॉल करके उसको देख लेगा। अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में मैं लिखिए मेरे को, मैं वो भी चर्चा करूंगा मैं। देर इज़ अ स्पेशल हेरिटेज फॉर ऑल ऑफ अस इन द इंडिया। भारत के अंदर सबके लिए एक अलग अलग हेरिटेज है, नॉट एन एक्सक्लूसिव वन, फॉर नन डैश एक्सक्लूसिव व्हेन इट्स कम्स टू शेयर। क्या तरीका है इससे करेंगे। अच्छा देखिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस आ रहा है बेटा, प्रेजेंट टेंस आ रहा है। अगर वैन की अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ें तो वैन की प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि वैन के दोनों साइड पे क्या होती है, सिमिलर रैंक होती है। वैन अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर फर्स्ट फॉर्म है तो गारंटीड होगी कि इसके बाद में यहाँ पर भी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म हो। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। यहाँ वैन के बाद में फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी लगाए गलत है, सेकंड फॉर्म गलत है, हैव लगाए गलत है, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। ये तरीका है इससे बाहर निकलने का। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया हुआ है, 42 में एक हाईलाइट किया हुआ है वर्ड, उसका मीनिंग बताना है। ही इज टू अफ्रेड ऑफ हाइट आफ्टर द बंजी जंप एक्सपीरियंस। बंजी जंप एक्सपीरियंस करने के बाद में वो हाइट से बहुत ज़्यादा डर गया है। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डर बैठ जाना। ठीक है, तो सारे के सारे मीनिंग को हम लोग देखेंगे। लाइट एट द टनल एंड का मतलब क्या होता है, आशा की किरण। क्या होता है, आशा की किरण। आप पढ़ रहे थे और आपको लग रहा था सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद में आपको पता चला कि एक ऐसी वैकेंसी आ गई जो आपके योग्य थी, तो आशा की किरण हो गई। ब्रेक द बैंक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खर्च करना है, स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली। स्पेंड एक्स्ट्रावेजेंटली, बहुत ज्यादा खर्च करना। पोर आउट वंस हार्ट का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त कर देना, शेयर फीलिंग्स। अपने विचारों को क्या करना, व्यक्त करना। वंस बाइट एंड ट्वाइस शाई का मतलब क्या होता है, कि मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जिसको काफ़ी ज़्यादा डर बैठ जाए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। यानी किसी को अगर पहले कोई डर बैठ जाए तो वो अगली बार उस काम को नहीं करेगा, तो ये वही होता है, वंस बाइट एंड ट्वाइस शाई। दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए 43 पर, 43 क्या बोल रहा है, शीतल ऑलवेज बिकम नर्वस वेन एवर शी गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर। तो देखिए, अभी मैंने आपको वैन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, अगर वैन के बाद में, हाँ तो चलो वैन एवर है तो बिल्कुल ना घबराएं, ये भी वैन का ही पार्ट है। वैन के बाद में अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, देखिए वैन के बाद में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये बात गारंटेड है कि वैन के पहले भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बस शुरू हो जाइए। यहाँ पर क्या आ रहा है, बिकेम आ रहा है, जो कि सेकंड फॉर्म है, गलत है। आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है, ये सेकंड फॉर्म है, ये गलत है, ये वाला पार्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्या बन जाएगा, बिकम। और बिकम में एस जोड़ना पड़ेगा, बिकम्स। क्यों, क्योंकि ये शीतल सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। 44 पर आइए, 44 किस तरीके से काम करेगा, 44 में क्या सिस्टम है। देखिए मैं आपको सीधा सा ट्रिक बताऊं, अगर डायरेक्ट नरेशन में अगर आपके पास में इज एम आर है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको वाज या वर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पे इज एम आर आ रहा है तो आप शीरा ढूंढना चालू कीजिए, वाज या वर कहाँ पे आ रहा है। यहाँ वुड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे विल आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे इज आ रहा है, फोर्थ वाला भी गलत है। देखिए यहाँ पे वाज आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, तो जवानों अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, उस सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, अंधाधुंध पढ़ाई ना करिए, ऐसी वाली पढ़ाई ना करिए, ऐसे बंदे आके और फिर निकल पड़े हैं, ऐसी वाली पढ़ाई नहीं भैया। थोड़ी बहुत जहाँ से लाइट आ रही है, दिख रहा है थोड़ा बहुत वहाँ से, तो वो उसी डायरेक्शन में चलना चालू करिए आप, है ना। ऐसे करके पढ़िए, जागरूक रहें, रेगुलर पेपर सेट लगाएं। और मेरा तो मानना ये है कि लास्ट मोमेंट रह गई, आप पर डे मॉक टेस्ट लगाएं।
और मेरे साथ में इस पेपर सेट को लगाते रहें। अगर आप पर डे अगर मेरे को 30 से 35 या 40 मिनट भी देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो कोई कोई आपके लिए कोई ये समझ लीजिए कि ये प्लस पॉइंट है, अगर 30 से 40 मिनट के अंदर भी आपका रिवीजन आ रहा है एक अच्छा। देखिए एक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना। कैसा होना, किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होना, किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासु होना। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, काफ़ी नाजुक परिस्थिति हो, है नाजुक परिस्थिति हो, क्रिटिकल नाजुक स्थिति हो। एपैथेटिक का मतलब होता है निराश, काफ़ी उदासीन हो, इनडिफरेंट हो कोई व्यक्ति। एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा आकांक्षा हो कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, है ना, होपफुल हो। और ईगर का मतलब क्या होता है, कीन, यानी कि उत्सुक, किसी चीज़ को लेकर उत्सुक हो। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर, यही हो। 46 पर आइए। 46 क्या बोल रहा है, ईडियम एंड फ्रेजेस बोल रहा है। मैं अगेन बोलूंगा, मेरे वीडियो लेक्चर डला हुआ भैया ईडियम एंड फ्रेजेस का, उसमें से बाहर जा ही नहीं रहा है यार, ये वर्ड भी उसी में से आया है। कहाँ जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा, पेपर में वैसे का वैसे ही आ रहा है। ही escaped द ट्रेन डिजास्टर बाय स्किन ऑफ हिज टीथ। वह जो ट्रेन एक्सीडेंट घटना थी उसमें बाल बाल बची। कैसा बचना, बाल बाल बचना मतलब बहुत ही कम मार्जिन पे बच जाना है। इनकंसिस्टेंट ऑफ स्टेटमेंट ये नहीं, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। अब 47 पर आइए। 47 में क्या करना है आपको, 47 में पहले तो सारी चीज़ें देख लीजिए कि वेदर है, यहाँ तक तो सब चीज़ें एक जैसी हैं। ही पास्ट का बना दिया सैड, इन्वर्टेड कॉमा का बदल दिया हम लोगों ने वेदर में। और उसके बाद में अब आपको देखना है यहाँ पर क्या आ रहा है, शुड को हम किस में बदलते हैं, शैल 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 शैल। अब ये जो ही था, ही का कनेक्शन किससे है, इससे है। ही का कनेक्शन किससे है, इससे है। तो यहाँ पर होना चाहिए आई, तभी तो आई ही में कन्वर्ट होगा। तो ये ही आ रहा है यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो। अच्छा, शैल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ लॉक्ड आ रही है सेकंड फॉर्म, ये गलत हो गई। यहाँ लॉक्स आ रही है, ये फिफ्थ फॉर्म होती है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। 48 पर आ जाइए भैया। 48 क्या कह रहा है, देखिए ये कुछ नया पैटर्न आया है। इससे पहले एसएससी कम पूछता था लेकिन अनसीन पैसेज में पूछता था, लेकिन अब ये कुछ नया बना दिया, तो घबराए नहीं। इस चैप्टर का नाम होता है वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन। और भैया जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ा दिया है मैंने आपको, ट्रिक भी बता दी है इसकी, ठीक है, तो आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। एक्ट का क्या बनता है, एक्शन। जब हम एक्ट का नाउन फॉर्म बनाते हैं, एक्ट एक वर्ब होती है, जब उसका नाउन फॉर्म बनाते हैं तो TION जोड़ देते हैं, तो कौन सा बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही वाइड, वाइड की जो नाउन फॉर्म बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा बेटा, वाइड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनाएंगे हम लोग इसके अंदर, विड्थ। क्या बनेगा, हमें नाउन बनाना है तो इसलिए विड्थ बनेगा। अगर हमें क्या बनाना होता है, एडजेक्टिव, तो नेस जुड़ जाता। तो क्या जुड़ जाता, नेस जुड़ जाता। और विजडम तो एक अलग ही वर्ड हो गया, वाइड स्प्रेड भी एक अलग ही वर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 49 पर आइए। 49 क्या कह रहा है, 49 में शी इज स्ट्रिक्टली एडवाइज टू बी ऑन बेड फॉर 3 वीक्स। 3 हफ्तों तक वो बेड पर आराम करे, लेस्ट शी वुड। भैया देखिए लेस्ट के साथ में हमेशा क्या लगता है बेटा, शुड आता है। कौन सा चैप्टर है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर है। लेस्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है। लेस्ट के साथ में कैन दिया हुआ है, गलत है। लेस्ट के साथ में शुड दिया हुआ है, इसको होल्ड करके रखेंगे। लेस्ट के साथ में शैल दिया हुआ है, गलत है। लेस्ट के साथ विल दिया हुआ है, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 2, लेस्ट के साथ में शुड। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50 और 15 क्या कह रहा है। 50 वाले में एक स्ट्रक्चर को समझिए। 50 वाले में स्ट्रक्चर ये बोल रहा है, अगर सब्जेक्ट 1 आ जाए और बीच में क्या आ जाए, अलोंग विद आ जाए, फिर क्या आ जाए हमारे पास में, सब्जेक्ट 2 आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब का यूज होगा वो सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। द पॉलिटिशियंस क्या है, सब्जेक्ट 1 है। अलोंग विद आ रहा है। द न्यूज़मैन क्या हो रहा है, सब्जेक्ट 2 हो रहा है। पहला वाला सब्जेक्ट कौन है, पॉलिटिशियंस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज। तो देख लीजिए, वर आ रहा है, गलत है। एम आ रहा है, गलत है। हैज़ आ रहा है, गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1। सो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए। तो अब ये 51 है। कल के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रखेंगे, क्योंकि पर डे हम 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं। तो ये हम लोगों ने 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए वो तरह के डाउट्स। देखिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने नसीब को बदलेगा।
कोई दूसरा आपका नसीब आके नहीं लिखने वाला है। अपने घर की स्थिति को समझिए बेटा, बहुत प्रॉब्लम है घर के अंदर, पेरेंट्स पता नहीं कैसे एक एक रुपया कमाकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेहनत करिए, हताश नहीं हो कि सर मैं बहुत पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल ना घबराएं, जिस दिन वो टाइम आ जाएगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और गारंटीड है, ये मेरी गारंटी है कि जो व्यक्ति मेहनत को उस लेवल पे करता है, मेहनत को बेहद मेहनत करता है, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। ऊपर वाला खुद आके उसको जॉब देता है, बेटा कि तू इसके काबिल है, तू रख, ये जॉब तेरे लिए ही है, खुद ऊपर वाला उसको देता है। लेकिन पहले मेहनत करनी होती है। ठीक है बेटा, सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।